नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी एस अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जैसा जान ही रहे होंगे कि हम लोग झारखंड वास्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर चल रहे हैं और चैप्टर वाइज वास्तुनिष्ठ को भी करवा रहे हैं ताकि आपके कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। इसके अलावा हम लोग झारखंड के सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला को कर रहे हैं जो 6:30 बजे रोज़ जाता है। ये झारखंड वास्तुनिष्ठ 12 बजे रोज़ जाता है। इसके अलावा क्लासेस जाती हैं सुबह के 7 बजे झारखंड की, जो बेहतर तरीके से आपके झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा बिहार की क्लासेस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। अगर आप बिहार से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि आपको जब भी वीडियो जाए तो आपको ये पता चल जाए। और बाकी जितने भी झारखंड की सारे प्लेलिस्ट हमने पढ़ाई है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप जाकर पढ़ सकते हैं और बहुत बेहतर कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, आइए तो पहले नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग तीसरे चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। झारखंड का धरातलीय स्वरूप में चल रहे हैं और झारखंड का धरातलीय स्वरूप में आपको पता करना है और याद रखना है इस बात को कि झारखंड के जो धरातलीय स्वरूप हैं, है ना, उनमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, पूछे गए कौन कौन से प्रश्न हैं, आगामी एग्जामों में आने वाले कौन कौन से प्रश्न हैं, ये सारे को यहाँ पर ही कंक्लूड किया गया दोस्तों। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहला प्रश्न। छोटनागपुर पठार का विस्तार भारत के किस हिस्से में है? तो छोटनागपुर पठार का विस्तार भारत के किस हिस्से में होगा? तो जाहिर सी बात है पूरा झारखंड उत्तर पूर्वी हिस्सा में है, तो छोटनागपुर पठार का विस्तार झारखंड के भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, कथन और कारण। झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। कारण इसका क्या है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दोनों कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि ढाल अधिक पाया जाता है जिसके कारण पानी रुकता नहीं है ना, और भूमि में पानी अवशोषित नहीं होता है। इसके अलावा पठारी भाग भी है तो अवशोषण की मात्रा कम पाई जाती है जिसके कारण भूमि का जल की मात्रा अत्यंत कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए तीसरा नंबर प्रश्न का देखें कि छोटनागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो छोटनागपुर पठार की औसत ऊंचाई है दोस्तों 760 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर। झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्मेत शिखर। ठीक है, सम्मेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी पर। ठीक है, सम्मेत शिखर की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो इसकी ऊंचाई मीटर में 1365 मीटर है दोस्तों। सम्मेत शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? तो इसकी ऊंचाई फीट में 4478 होगी। ये दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि कभी कभी फीट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पाट का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो समतल जमीन होता है, आपको याद रखना है। आइए 9वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चले तो हमारा जो 9वां नंबर प्रश्न है कि झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो ये त्रिभुजाकार की है। जबकि पूरे झारखंड की आकृति पूछा जाएगा तो वो चतुर्भुजाकार हो जाएगा, लेकिन पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार की है। जब मैं मैपिंग करवाऊंगा, मैप में बताऊंगा, या तो फिर मैंने भूगोल की कक्षाओं में पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, आप जा करके देखिए। ठीक है, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है दोस्तों, और निचले भाग को दोन कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? देखिए प्रश्न आ भी गया। तो पाट क्षेत्र के निचले भाग को दोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोन कहा जाता है। झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 600 मीटर पाट क्षेत्र से समुद्र तल की औसत ऊंचाई है। ठीक है, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट पाट। ठीक है, एक एक प्रश्न आप याद रखते चल जाइए। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र जो है दोस्तों वो गणेशपुर पाट है, आपको याद रखना है। ठीक है, पाट क्षेत्र बेसिकली 3 भागों में बटा हुआ है, नेतरहाट, गणेशपुर और जमीरा पाट। ठीक है, आइएगा इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए सानू पहाड़ी और सरयू पहाड़ी दोनों पाट क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से? तो शंख नदी निकलती है दोस्तों, गुमला के चैनपुर से निकलती है, और बेसिकली गुमला भी पाट क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है।
ठीक है। रांची के पठार की आकृति कैसी है, 17वां नंबर प्रश्न है हमारा। तो रांची के पठार की आकृति चौकोर है। आप मैप में देख लीजिए, यूट्यूब में क्लासेस दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप मैप में जाकर अच्छा से देख सकते हैं, ठीक है। इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। तो देखिए जोनाह जलप्रपात है ना, जोनाह जलप्रपात, इसका भी निर्माण होता है। हुंडरू, इसका तो स्वर्ण रेखा करती है दशम, इसका भी होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, चौथा नंबर, ठीक है। आइए अब उसके बाद हम जानते हैं दोस्तों 19वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। सत्य नहीं है, बाकी में आदमी क्वेश्चन भी गलत करता है, नहीं को पढ़ता ही नहीं है और आंसर टिक करके गलत आ जाता है ना। तो देखिए इस पठार का निर्माण रांची पठार के समानांतर हुआ है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। रांची पठार के समानांतर हुआ है। आपने अगर क्लासेस नहीं किए तो क्लासेस करें, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक, अरे ऊपर वाला तो है कि रांची पठार के समानांतर हुआ, तो ये भी सही हो ही जाएगा, ठीक है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है ना लगभग 2000 मीटर है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर औसत ऊंचाई 2000 मीटर रहती तो पाट का क्षेत्र सबसे ऊंचा स्थान नहीं होता। ये गलत है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यही गलत है। इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। आइए निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है। नहीं, इसका पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में नहीं है दोस्तों। हाँ अच्छा, उत्तरी भाग में, अच्छा हाँ देख सकते हैं कि उत्तरी भाग में, हाँ इसकी अवस्थिति उत्तरी भाग में है, ठीक है। आप देखिएगा मैप में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इस पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है, हाँ सबसे बाहर में इसलिए बाह्य पठार भी कहा जाता है। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में अवस्थित है, हाँ बहुत बढ़िया, ये भी सही है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, आंसर इसका यही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है। गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी क्षेत्र, कौन सा नदी घाटी क्षेत्र यहाँ से गुजरता है। तो सिंपल सा बात है, बराकर नदी यहाँ से गुजरती है, तो बराकर नदी घाटी क्षेत्र से है, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। तो पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है दोस्तों। तो आपको ये बात जानना भी चाहिए कि अगर पूरा का पूरा गिरिडीह बराकर नदी के स्थित है तो पारसनाथ भी गिरिडीह में है, तो बराकर नदी घाटी, ठीक है। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। तो झारखंड का निचला हजारीबाग का पठार दोस्तों वो पायरोक्सी चट्टानों से निर्मित है, आपको याद रखना है, ठीक है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है, ठीक है। देवघर, दुमका, साहेबगंज, कोडरमा में नहीं है इस जिले का विस्तार, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार आपको याद रखना है, ठीक है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है लगभग, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो आपको बताना है, तो लगभग 2000 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, आपको याद रखना है, जिसमें लगभग 5 जिले आते हैं, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब हम चलते हैं इधर, अब हम चलते कुछ और प्रश्न हैं इसके इम्पोर्टेंट, जिसको भी हमने सम्मिलित किया है। 26वां नंबर प्रश्न है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो नुकीली पहाड़ियों को दोस्तों टोंगरी के नाम से जाना जाता है ना। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी और गुंबदाकार पहाड़ियों को है ना डोंगरी के नाम से जाना जाता है। गुंबदाकार पहाड़ियों को डोंगरी के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो यह मैदानी पश्चिमी सिंहभूम जिले के, यह मैदानी क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम जिले के पूर्व मध्यवर्ती भाग में है। हाँ ये सही है, ये मैदानी क्षेत्र आप देखिएगा, पूरा मैप में बताया हुआ, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, पहला सही है। दूसरा, चाईबासा के मैदान के उत्तर में दालमा श्रेणी है, बहुत बढ़िया, ये भी सही है, दालमा श्रेणी है जहाँ पर हाथियों का आश्रय है दोस्तों, ठीक है। चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी सही है, ठीक है। यानी कि इसके जो उपयुक्त कथन हो गए, सभी कथन क्या हो गए, सभी कथन इसके सही हो जाएंगे, यही इसका आंसर होगा। झारखंड के धरातलीय स्वरूप से जितने भी प्रश्न बन सकते थे दोस्तों, वो प्रश्न हमने बना दिया और बहुत बेहतर तरीक़ा से हम लोगों ने सीखा इसको, है ना। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आ रहा होगा सीरीज़, तो इसके लिए
दीपक जी एस अकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर ले, आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान की कोई बात नहीं है। अगर आप इस हिसाब से तैयारी कीजिएगा तो बहुत बेहतर आपका प्रिपरेशन हो जाएगा दोस्तों। 50 में 45 प्लस आप ज़रूर कीजिएगा, निश्चित तौर पर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।